नमस्कार, मैं पवन कुमार आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल द गुरु को सब्सक्राइब करना न भूलें व बगल में दिए नोटिफिकेशन घंटे को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आतंकवाद। इस टॉपिक में हम देखेंगे आतंकवाद का अर्थ क्या है, वैश्विक के परिदृश्य कैसा है, भारत के अंदर स्वरूप कैसा है, एक्चुअल में आतंकवादी कार्रवाइयाँ होती क्यों हैं, इनका लक्ष्य क्या है, इनका मीडिया कवरेज किस प्रकार का है, क्या कहीं आतंकवाद सफल भी हो पाया है, यानी आतंकवादी घटनाएं जो हैं देश के लिए सफलता का सूत्र बनी है क्या, सब चीज़ों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। इसके अलावा सामान्य जागरूकता वाले सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दूसरे व्यक्ति इच्छा रखते हैं तो उन तक भी ज़रूर पहुंचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगामी वीडियो जो है आपको समय पर मिल जाए। चलिए हम देखते हैं आतंकवाद क्या है। आतंकवाद मूलतः एक विघटनकारी प्रवृत्ति है। नाम से आप बहुत समय से परिचित हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम टेररिज्म। इस टेररिज्म में आता है टेरर शब्द। इसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है टू मैक ट्रेमल, किसी को भय से कपकपाने को मजबूर करना। यानी देखो, भय से कपकपाने को मजबूर करना है या फिर किसी भी तरह से भय उत्पन्न करना, ये भी आतंकवाद है। व्यक्ति या व्यक्ति समूह जब अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर हिंसा व अशांति पर आधारित नकारात्मक प्रयत्न करता है तो उसे आतंकवाद कहते हैं। ध्यान देना, इसका विपरीत है ना आंदोलन है। आंदोलन में क्या होता है, उसके अंदर उचित मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयास होते हैं। और जबकि आतंकवाद में क्या होता है, सारा काम इससे विपरीत है, यानी अनुचित तो मांगे हैं और उनकी पूर्ति करवाने के लिए हिंसा और अशांति सब का, यानी सारे नकारात्मक प्रयास हैं वो सारे होते हैं आतंकवाद के अंदर। आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य वर्तमान या विधि संगत शासन को अपदस्थ कर सत्ता हथियाना होता है। समझ गए आप आतंकवाद की सारी बातें। अब हम देखते हैं आतंकवाद का वैश्विक परिदृश्य। आतंकवाद का सबसे बड़ा जो उदाहरण आप देखते हैं तो वो 9/11 का 2001 में 9/11 को जो वर्ल्ड ट्रेड टावर जो अमेरिका में, वहाँ पर जो आतंकवादी हमला हुआ था और इसका सूत्रधार कौन था, तालिबान था। इस घटना के पश्चात आतंकवाद के ऊपर दोबारा सभी देशों ने चिंतन किया और इसके खात्मे के लिए पुरजोर प्रयास प्रारंभ हुए। इसी के साथ साथ में भारत के अंदर 2001 में ही 13/12 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था और फिर 26/11/2008 को मुंबई के अंदर जो आतंकवादी हमला हुआ था। ये सारी घटनाएं जो हैं वैश्विक लेवल पे बड़ी घटनाएं हैं। ISIS का बहुत दिनों तक जो संघर्ष चलता रहा है, अभी कोरोना की वजह से इसके अंदर कुछ रुकावट आई है, लेकिन धीरे धीरे ये पुनः उभर के आ रहा है। तो मैं आपको 9/11 की बात बताऊं तो 9/11 जो अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड टावर पर, इसका मुख्य सूत्रधार था आपके तालिबान। बाद में अमेरिका ने इस तालिबान को तबाह करने के लिए बहुत सख्त रणनीति अपनाई, लेकिन तालिबान अभी भी जिंदा है। वास्तव में अगर देखा जाए तो तालिबान को इस स्वरूप में खड़ा करने के लिए अमेरिका ही जिम्मेदार है। यानी अमेरिका ने तालिबान को सोवियत संघ के विपरीत तैयार किया था। जब शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तब सोवियत संघ को परेशान करने के लिए अमेरिका ने तालिबानी दत्ते खड़ा किया था और वही अमेरिका के लिए बाद में परेशानी का सबक बना। इसका जो क्षेत्र था अफ़गानिस्तान, इस अफ़गानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों को इसने बहुत परेशान किया है और वर्तमान में भी ये पुनः जो है सरवाइव होता जा रहा है। इसके साथ साथ में हम ISIS की बात करें। ISIS
ने जिस प्रकार से इराक और सीरिया के क्षेत्रों के अंदर विगत 5 और 6 सालों से जिस तरह से तबाही मचाई है, वो वैश्विक स्तर के ऊपर सभी को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि ये जो प्रक्रिया है ऐसे ही चलती रही तो पूरा विश्व जो है इसके चपेट में आएगा। जैसे कोरोना की चपेट में आया है, वैसे ही आतंकवाद के चपेट में अभी आंशिक है, लेकिन अगर पूर्ण हो जाएगा तो सभी जगह आतंकवाद का ही साया मंडराने लगेगा, और वो जो साया है बहुत खतरनाक होगा देश के लिए। ऐसे ही बहुत सारे वैश्विक आतंकवादी संगठन हैं। मैं आपको किताब के अलावा भी बहुत सारे नाम बता रहा हूँ, आप इनको नोट भी कर लें चाहे। अलकायदा है, तालिबान है, बोको हराम है, हक्कानी नेटवर्क है, हरकत उल जिहाद है, हरकत उल मुजाहिदीन, ISIS, जमात उल अंसार, लश्कर ए तोयबा, हमास, हिजबुल्लाह, PKK, लिट्टे, इंडियन मुजाहिदीन IM के नाम से भी जानते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन, खालिस्तान कमांडो फोर्स, फार्क विद्रोही, अल शबाब, ये कुछ एक नाम मैंने चुने हैं। ये बड़े आतंकवादी संगठन हैं। इन्होंने पूरे विश्व के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में आतंकवाद का ऐसा प्रारूप खड़ा किया है जिससे उस देशों की जो विधि संगत सत्ता है वो सत्ता परेशानी के अंदर महसूस हो रही है। अब हम देखते हैं धर्मांधता और आतंकवाद। आतंकवाद सभी जगह धर्मांधता से नहीं जुड़ा हुआ है। हम JNK की बात करें तो JNK के अंदर आतंकवादी हमला करने वाले भी इस्लाम के लोग और वहाँ के निवासी भी मोमडन। तो ये जो बात है धर्मांधता की, ये कई जगह अलग प्रारूप में है। JNK का जो आतंकवाद है वो पृथकतावादी श्रेणी का है। पाकिस्तान के अंदर 2014 के अंदर जो स्कूल पर हमला हुआ था, 132 बच्चों की इस हमले में हत्या हुई थी, तो वो सारे बच्चे मुस्लिम ही थे और आक्रमण करने वाले भी कौन थे? मुस्लिम थे। यानी इनके अंदर भी क्या है, वर्ग विभाजन है, शिया और सुन्नी का विभाजन है। ये जो विभाजन है, इस विभाजन ने भी आतंकवाद को श्रेय दिया है। एक जो वर्ग है दूसरे वर्ग पर अपने आप से श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरे के ऊपर भय पैदा करने का प्रयास करता है। पृथकतावाद वो कुछ भय पैदा करके शासन को अपदस्थ करके सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे JNK के अंदर पृथकतावादी है। ISIS का जो है वो आपके शिया और सुन्नी के फेर में फंसा हुआ है मामला। तो आतंकवाद का सभी तरह का स्वरूप जो है एक सा नहीं है, अलग अलग है। हम भारत की बात करें, भारत में आतंकवाद है। हम वर्तमान से पहले चलें तो पंजाब के अंदर आतंकवाद बहुत चरम पे था। जब देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो पंजाब को अलग एक देश बनाने के लिए खालिस्तानी जो आतंकवादी थे उन्होंने आंदोलन चलाया। वर्तमान में ये शांत हो चुका है। जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकवाद जारी है। वर्तमान में भारत सरकार ने 2016 के आंकड़े की बात करें तो 38 आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित कर रखा है। आतंकवादी निरोधी कानून है UAPA, इसके तहत 38 आतंकवादी संगठन भारत सरकार ने प्रतिबंधित किए हैं। हमारे यहाँ पर बड़े जो संगठन हैं इनमें इंडियन मुजाहिदीन है, आपके हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर ए तोयबा का भी बहुत बार अटैक होता है, जमात उल अंसार है, हरकत उल जिहाद है। ये भारतीय जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर सक्रिय रहते हैं। लिट्टे का प्रभाव पहले दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में था, लेकिन अब वो नहीं है। हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं, हम नक्सलवाद
को आतंकवाद की श्रेणी में नहीं रखते हैं। जो छत्तीसगढ़, झारखंड, इन क्षेत्रों में नक्सलवाद है वो एक अलग मुद्दा है आतंकवाद से। उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे अगर आप चाहेंगे तो। अगर भारत के आतंकवाद के स्वरूप की बात करें, भारत के अंदर आतंकवाद जो है आपके जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड सभी जगह फैला हुआ है। बड़े आतंकवादी हमलों की बात करें तो 12 मार्च से 1993 को मुंबई में जो हमला हुआ था, इससे पहले बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। 1993 का मुंबई हमला जो बड़ा हमला मानते हैं, 317 लोग मारे गए थे। फिर अभी ताज़ा पुलवामा का हमला हुआ है 2019 में, इसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उड़ी का जो हमला 2016 में हुआ था, इसमें 17 जवान शहीद हुए थे। फिर 26/11 का मैंने पहले बताया था मुंबई के अंदर जो अटैक हुआ था। जयपुर ब्लास्ट 2008 में हुआ था। मुंबई के ट्रेन हमले 2006 में ये सिलसिलेवार ट्रेन हमले हुए थे। दिल्ली का बम ब्लास्ट 2005 में 66 लोग मारे गए थे। और 2001 में आपके संसद पे अटैक हुआ था जो 13/12 के नाम से हम उसको जानते हैं। तो भारत रह रह के आतंकवाद से पीड़ित होता रहा है। ये घटनाएं सतत रूप से जारी हैं, रुक नहीं पा रही हैं। हर सरकार प्रयास करती है इसको कठोरता से दबाने का, रोकने का, हर तरह के हथकंडे अपनाती है, उनको सख्ती से दबाने का प्रयास करती है, वार्ता भी करती है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि पूर्ण रूप से आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। जम्मू कश्मीर का विभाजन भी हो गया है, राज्य का दर्जा भी ख़त्म हो गया है। लेकिन वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण आतंकवाद जो है कुछ हद तक कम हुआ है, क्योंकि उनको आर्थिक जो बाहर से मदद मिलती थी वो मदद रुकी है। इसके कारण आतंकवाद जो है उस क्षेत्र में अभी कम हुआ है। लेकिन कुछ एक दिनों पहले की रिपोर्टों के अनुसार आईएस ने धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया है। ये प्रभाव जो है तालिबान और आईएस का, वो जम्मू कश्मीर को भी प्रभावित करता है। आतंकवादियों की सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो आतंकवादी, हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत के अंदर जो आतंकवादियों के जो डाटा प्राप्त हुए हैं सरकारों को, उनसे लगा है कि ज़्यादातर आतंकवादी जो हैं मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के युवा हैं, या फिर वो दरमांद गरीब तबके के भी भ्रमित युवा हैं। ये जो क्षेत्र हैं आपके पंजाब है, आपके कश्मीर है, बंगाल है, इनके अंदर जो नक्सल है, नक्सल अलग है, लेकिन अगर उनके अंदर जो शामिल लोग हैं उनकी बात करें तो वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों में अगर जो आतंकवादी या जो नक्सलवादी पकड़े गए हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। तो ये विभ्रमित युवा जो हैं, इनको ये बड़े संगठन ऑक्यूपाई करते हैं और इनको फिर ट्रेंड करके और मानव बमों के रूप में आतंकवादी बना के और देश के अंदर अशांति के लिए भेजते हैं। आतंकवादी कार्रवाई के क्या लक्ष्य हो सकते हैं? मेनली तो ये क्या करते हैं, सुनियोजित ढंग से प्रमुख केंद्र और संस्थाओं पर हमले करते हैं। आतंक और हिंसा में बढ़ चढ़कर भाग लेने का प्रयास करते हैं, हर तरह की जिम्मेवारी लेते हैं वो। फिर सत्ता से लाभ प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। जो सत्तासीन व्यक्ति होते हैं उनको किसी भी तरीके से डरा धमका के उनमें भय पैदा करके उनसे लाभ लेने का भी प्रयास करते हैं। ये इनका मुख्य टारगेट रहता है। आतंकवाद के कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, मनोवैज्ञानिक तत्व भी मानते हैं हम, और इनमें पहला तो ये है कि आपके प्रोपोगेंडा बाय डीड, क्रम द्वारा प्रचार, यानी ये हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं ताकि जनता को इनके मौजूदगी का आभास होता रहे, उनको लगे कि संगठन जिंदा है। या फिर डराना धमकाना, ये गतिविधियां जो है ये करते रहते हैं। इनको पता है कि इन चीज़ों से जनता के अंदर जो है मौजूदगी का एहसास होता रहेगा। उकसाना है, आपके अस्त व्यस्तता व अराजकता, उथल पुथल, ये सारे काम करने का प्रयास करते हैं। संघर्ष, ये सारी जो बातें हैं ये आपके साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं।
और ये जो आपकी टेक्निक है, इन टेक्निकों के द्वारा ये अपने आप को वहाँ के इन्वायरमेंट में अपने आप की मौजूदगी से सरकार तक मैसेज देते रहते हैं कि आपकी गतिविधियाँ हमारे लिए प्रतिकूल हैं और हम उसका उचित जवाब दे रहे हैं और देते आएंगे, ऐसा वो मैसेज डालते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आतंकवाद का मीडिया कवरेज। अब मीडिया कवरेज में आजकल जिस तरह से तकनीकी का प्रयोग हो रहा है और उस तकनीकी के प्रयोग के द्वारा खबर जो आ रही हैं उसके अंदर जो स्टीरियोटाइप छवि आ रही है सामने, और उसका परिणाम आतंकवादियों के प्रति उसी तरह के वर्ग के अंदर सहिष्णुता की भावना जागृत होती है और इसके बहुत ही ड्रॉबैक आ रहे हैं। पहला तो एक इस तरह की रिपोर्टिंग से दूसरे लोग भी एक्टिव हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं कि हमारे वर्ग के लोगों के विरुद्ध अत्याचार हुआ है तो हमको भी बंदूक उठानी, ऐसी रिपोर्टिंग से बचना होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी रिपोर्टिंग भी आ जाती हैं जिन रिपोर्टिंग के ओपन होने से किसी की जान को खतरा भी पैदा हो सकता है। बहुत सारी ऐसी रिपोर्टिंग भी आ जाती हैं जिन रिपोर्टिंग को देखने पे लगता है कि जनता के अंदर कोई भावना ही नहीं, भाव शून्य हो गई है जनता। तो ये मीडिया कवरेज जो है ये आतंकवाद को कई जगह पॉजिटिव बढ़ाता है, कई जगह नेगेटिव भी करता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है पॉजिटिव ही आता है। ISIS के जिस तरीके से जो डरावने वीडियो आते थे पहले, उन वीडियो से बहुत सारे लोग विचलित होते थे, लेकिन उनका जो विचलन है उस वर्ग को दबाने के लिए स्वयं को आतंकवादी के रूप में खड़ा करने का प्रयास करता था। तो ये आतंकवाद को बढ़ाने का प्रयास नहीं, घटाने का नहीं, बढ़ाने का ही प्रयास है। अच्छा, आतंकवादी क्या करते हैं, कुछ विशेष शैली, प्रतीक, बिंबों का प्रयोग करते हैं। जैसे पंजाब के अंदर है आपके मोटरसाइकिल, मारुति वैन, AK-47, ये इनके प्रतीक के रूप में चलते थे, क्योंकि ये प्लेन का एरिया था पंजाब का। जो खालिस्तानी मूवमेंट थी, पंजाब आपका प्लेन एरिया था। जम्मू कश्मीर जो है वो आपके पहाड़ी एरिया है। पूर्वोत्तर का एरिया देखें तो जंगली और पहाड़ी दोनों तरह का एरिया है। वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ अलग तरीके की है, अलग तरह की उनकी शैलियाँ हैं। तो ये जो शैलियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं। प्रत्येक संगठन अलग अलग तरीके की शैली से काम करने के लिए महारत हासिल है और इनके पास बहुत ज़्यादा तकनीकी दक्ष व्यक्ति पहुँचे हुए हैं। आजकल IT प्रोफेशनल जो हैं इनके संगठनों में शामिल हो गए हैं और वो किस रूप से उनका ब्रेन वॉश होकर वो संगठनों में शामिल होते हैं। तो ये जो इतने हाईली ट्रेंड हैं ये सरकारी मशीनरी को पंगु बना देते हैं और सेना और सुरक्षा बल जो है इनके ऊपर लगातार अपनी विशेष शैली के द्वारा प्रहार करते हैं, जिससे इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है और वो यही प्रयास करते रहते हैं कि इनको किस तरह से धीरे धीरे पंगु किया जाए। ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं हमेशा। बीच बीच में ऐसी कवरेज भी डालते हैं ये, जिस कवरेज से उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बीच में ये हीरो के रूप में हो जाते हैं। वो उस आतंकवादी को पहुंचाते नहीं हैं फोर्स के सामने, देते नहीं, उनको छुपाते हैं घरों में, फोर्स को नहीं घुसने देते हैं। तो ये सस्ती लोकप्रियता उन लोगों को वो कुछ भी तरीके से डरा के, धमका के या उनको कुछ प्रलोभन दे के या उनके मुद्दों को उठा के वो उस क्षेत्र के हीरो के रूप में उभर जाते हैं। ये मीडिया कवरेज जो है आतंकवाद को अलग प्रारूप में पेश कर रहा है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनल जो पत्रकार हैं वो आतंकवाद के जड़ों को बारीकी से समझने के बाद में ही इसकी कवरेज का प्रयास करें, क्योंकि जो नौसिखिया पत्रकार हैं वो आतंकवाद की जो घटनाएं किस प्रारूप में हुई और किस प्रारूप में पेश कर देते हैं, उससे आतंकवाद कम होने की बजाय बढ़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस के जो ड्रॉबैक हैं, ये ड्रॉबैक इतने ज़्यादा हैं कि सरकार जो है पंगु हो जाती है उस स्थिति में।
और ये आतंकवाद जो है एक बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी है, कोरोना से भी बड़ी। और इसको रोकने के लिए मीडिया का जो उचित कवरेज है बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा हथियार होता है, सेना के साथ लड़ाई के बराबर ही मीडिया कवरेज है। अब हम बात करते हैं आतंकवाद की सफलता। ऐसा नहीं कि आतंकवाद हर जगह विफल रहा है। हमने पहले ही कहा कि डराना धमकाना और उससे अपने जो अनुचित उद्देश्य हैं उनको पूरा करवाना। मैं कुछ एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक तो माओ माओ ये केन्या में एक आतंकवादी संगठन के रूप में उभर के आया और जिसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध आंदोलन किया। इसको मैं आंदोलन बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रिटिश जो सरकार थी उसकी नज़र में ये संगठन जो है आतंकवादी था और उस देश के लिए क्या था, ये एक फ्रीडम फाइटर के रूप में काम कर रहा था। उस माओ माओ ग्रुप ने केन्या को आज़ाद कराने में मदद की। ऐसा ही हुआ था आपके अल्जीरिया के अंदर। एफ एल एन ये फ्रांस के उपनिवेशवाद के विरोध में पनपा था ये, और इसने अल्जीरिया को आज़ाद कराने में महती भूमिका निभाई थी। बहुत सारे जो संगठन हैं आतंकवाद के अंदर लंबे समय से लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने उद्देश्यों पे सफल नहीं हो पाए। आपके पंजाब का जो खालिस्तान कमांडो फोर्स बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी भारत में पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। उसका बचा खुचा भाग कनाडा के अंदर एक्टिव है। कभी कभी रह के बातें डाल देते हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में सफल नहीं हो पाएगा। लिट्टे जो है श्रीलंका में एक बहुत खूंखार ग्रुप था। इस लिट्टे की भेंट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी हुए हैं, और आपके खालिस्तान जो मूवमेंट थी उसकी भेंट इंदिरा गांधी हुई। तो लिट्टे ने भी श्रीलंका को तोड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुआ लिट्टा। आज लिट्टा मरणासन स्थिति में है। बोको हराम और तालिबान ने भी बहुत प्रयास किया। बोको हराम जो संगठन है ये सोमालिया क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय है। ISIS सीरिया और ईरान, इन दोनों के ऊपरी भागों को अलग करके एक अलग कंट्री के रूप में, इस्लामिक कंट्री के नाम से एक अलग कंट्री की स्थापना का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक लगता है कि वो सफल नहीं हो पाएगा।